ओके सो गाइस, आज के दिन में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सी शार्प एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ सी शार्प लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी शार्प लैंग्वेज, उसके बाद एडवांटेजेस, उसके बाद उसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस सेम है, उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो डिसएडवांटेजेस। तो हम ये दो तीन चीज़ें आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ सी शार्प लैंग्वेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो गाइस, दिस इज योर सेकंड चैप्टर, सी शार्प एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि सी शार्प को सी शार्प कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो सी हैश नहीं कहना है उसको, कभी उसको प्रोनाउंस करो तो आप सी शार्प ही प्रोनाउंस करना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सी के बाद हैश सिंबल है इसलिए उसको सी हैश कहते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सी हैश। सी हैश का मतलब होता है इज प्रोनाउंस एज अ सी शार्प। ओके, सो बेसिकली सी शार्प इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, वैसे सी शार्प भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी फीचर्स है वो सारे सी शार्प में सपोर्ट होते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लाइक ऑब्जेक्ट, क्लास, एनकैप्सुलेशन, polymorphism, inheritance, dynamic binding, like this. All these features are supported in a C Sharp also. And this language is basically developed by Microsoft. C Sharp को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, लाइक दिस। तो यूजिंग डॉट नेट फ्रेमवर्क हाउ कैन वी कैन डेवलप सेवरल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग C Sharp ऑल्सो। सो इसमें हम कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे एंड विंडो एप्लीकेशन बनाएंगे। वेब एप्लीकेशंस के लिए आपको ASP लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए अलग टेक्नोलॉजी लगती है, डाटाबेस के लिए आपको ADO.NET लगता है। सो यूजिंग दिस .NET फ्रेमवर्क विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस वी कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। सो सी शार्प को प्रोनाउंस आपको सी शार्प ही करना है, उसको सी हैश प्रोनाउंस नहीं करना है। नाउ हिस्ट्री ऑफ सी शार्प, हिस्ट्री ऑफ सी शार्प में हम देखते हैं कि वो पर्सन कौन है जिसने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली एंडर्स हेजल्सबर्ग इज अ फाउंडर ऑफ सी शार्प लैंग्वेज। सी शार्प का फाउंडर कौन है? एंडर्स हेजल्सबर्ग है। एंड दिस लैंग्वेज इज बेसिकली बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस एंड जावा। मतलब अगर आपको सी शार्प अच्छे से पढ़ना है तो आपको सी प्लस प्लस और जावा का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो जो कि आपको है। सो सी प्लस प्लस एंड जावा के बेस पे है, बट one more thing, it has many additional extension used to perform component oriented programming approach also. इसके खुद के भी कुछ फीचर्स है जो जावा और सी शार्प में सी प्लस प्लस में आपको नहीं मिलेंगे, तो वो भी हम आगे वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली सी शार्प जनरली 2002 में सबसे पहले इसका वर्जन आया था। आज हम सी शार्प का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया। तो बेसिकली 2002 में इसका पहला वर्जन आया था, और तब डॉटनेट का भी पहला ही वर्जन था 1.0। आज डॉटनेट का अलग वर्जन है। अभी करंट वर्जन अगर हम सी शार्प का देखें तो 5.0 है, और डॉटनेट फ्रेमवर्क का भी 4.3 या समथिंग लाइक वर्जन है। तो बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है कि डॉटनेट ने भी अपने फ्रेमवर्क को वहाँ पे अपग्रेड किया, और सी शार्प ने भी अपनी जो कोड ये है वर्जन है उसको अपग्रेड किया। तो बेसिकली व्हेन द सी शार्प वाज डेवलप फर्स्ट टाइम 2002 में सी शार्प पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो डेवलपर है, फाउंडर है, वो है एंडर्स हेजल्सबर्ग। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सी शार्प? बेसिकली सी शार्प इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, ये उसका पहला एडवांटेज है। सेकंड, अगर हम बात करें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, सी शार्प में ये भी है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्ट किया जाता है। कौन करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सी शार्प के अंदर? हु इज प्लेड दिस रोल? एनीवन? हु इज प्ले दिस रोल? ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन किसका काम है? ये CLR, वेरी गुड, कॉमन CLR। लैंग्वेज। हाँ यस, अभी हमने देखा कि सी शार्प इज रन इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क में जो गार्बेज कलेक्शन का काम करता है वो CLR है। तो बेसिकली सी शार्प इज ऑल्सो वो फीचर्स को अपने आप में ले सकती है, एडवांटेज के तौर पे हम गिना सकते हैं उसको कि भाई ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, और वो CLR वहाँ पे प्रोवाइड करता है। नो प्रॉब्लम इफ मेमोरी लीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेमोरी लीक हो भी जाती है तो सी शार्प में उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन अवेलेबल है। और सेकंड, सबसे मेन बात इसमें है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है CLR, क्योंकि वो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर रन होती है, वो सेपरेट रन नहीं होती है। ईजी टू डेवलपमेंट, ईजी टू डेवलपमेंट हम क्यों कहेंगे? क्योंकि सी शार्प बेसिकली बेस्ड ऑन C++ एंड जावा।
तो सी शार्प जब हम पढ़ते हैं तो यू नो अबाउट द जावा एंड सी प्लस प्लस बेसिक फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता होता है, बेसिक लैंग्वेज के जो कंसेप्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको पता होते हैं। तो यूजिंग सी शार्प आप डेवलपमेंट आपका इजी बनाते हैं। और सबसे मेन बात, डॉट नेट फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपके प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड को बदल देगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, सर ये पहले हम क्यों नहीं कर पा रहे थे जावा और सी शार्प में। जावा और सी शार्प में जावा में भी कर पाते हैं, लेकिन जावा में उसको करने के लिए जावा में आपको विंडो प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है। बट अभी फिलहाल आपको बीसीए के अंदर जावा में सिर्फ हमने कोर जावा प्रोग्रामिंग यानी कि कंसोल प्रोग्रामिंग पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जावा के अंदर हम विंडो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन जावा में अगर आपको विंडो प्रोग्रामिंग करना है तो यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री डिफाइंड मेथड्स। सी शार्प में वो इजी हो जाता है। सी शार्प में आपको विंडो प्रोग्रामिंग करने के लिए आसान तरीका मिल जाता है डॉट नेट की यूजिंग डॉट नेट। कि डॉट नेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है, जब मैं आपको विंडो प्रोग्रामिंग समझाऊंगा ना तभी आपको ये पता चलेगा हाउ इट इज़ ईजी, है ना। जब तक विंडो प्रोग्रामिंग शुरू नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको जो डिफरेंस है कि जावा में अगर मुझे विंडो प्रोग्रामिंग करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, और अगर मुझे सी शार्प में विंडो प्रोग्रामिंग करना है यूजिंग डॉट नेट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देन आपको वो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। सो बेसिकली ये एडवांटेज के तौर पे हम ले सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है सी शार्प में बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट होती है। यू कैन डेवलप योर कोड इन विजुअल बेसिक, यू कैन डेवलप योर कोड सी शार्प, and this particular code is run on a separate different types of platform also because of MSIL, क्योंकि आपका C# का कोड डायरेक्टली OS पे रन नहीं होता है, it will be convert into the first of all MSIL code, and the MSIL code is run on the different types of platform also, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो रन होता है। अगला एडवांटेज अगर हम कहें तो दैट इज़ अ बेटर इंटीग्रेशन मतलब क्या, जब आप इसको दूसरे किसी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपको ज़्यादा आपके कोडिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं, इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बेटर इंटीग्रेशन। सो दीज आर बेसिकली एडवांटेज ऑफ सी शार्प। क्लियर है एडवांटेजेस सबको? यस और नो? ओके, नाउ जैसे हर लैंग्वेज के एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले तो बेसिकली सी शार्प इज बेसिकली मेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये एप्लीकेशन बनाया है तो वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे बेसिकली रन होती है। अगर आपको उसको अलग प्लेटफॉर्म पे रन करवाना है तो यू नीड लॉट्स ऑफ चेंज इन योर कोड और अलग टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली सी शार्प ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही ज़्यादातर रन होती है। सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ मतलब क्या, सी शार्प का अपना खुद का सेट ऑफ फंक्शनैलिटी बहुत कम है। वो डॉट नेट फ्रेमवर्क की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करती है इसलिए उसको एडवांटेज मिलता है। बट अगर हम खुद को उसको इंडिविजुअली ट्रीट करें तो उसका फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि मोर मैं मेरे हिसाब से ये मोर कीवर्ड हटाना ही चाहूँगा। मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि टोटली डिपेंड ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क, है ना, क्योंकि विदाउट डॉट नेट फ्रेमवर्क सी शार्प आप इंडिविजुअली रन नहीं कर सकते। उसके बाद नो लगभग नहीं के बराबर है पोर्टेबिलिटी उसकी, मतलब अगर आपने एक मशीन पे उसको कोड बनाया तो यूजिंग डॉट नेट फ्रेमवर्क ही वो कोड आप रन करोगे। जिस मशीन में अगर डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है तो उस मशीन में आपका कोड कॉपी करने से कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ अ लिटल पोर्टेबिलिटी। दूसरी बात है सी शार्प इज़ अ समटाइम्स स्लो क्यों है, क्योंकि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क में रन होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क इट्स अ बिग एप्लीकेशन, उसको रन करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। सो इट इज़ बेसिकली समटाइम्स स्लो। सी शार्प मेक्स मोर मेमोरी गार्बेज, हाँ ये सी शार्प का डिसएडवांटेज है। अब भले ही उसमें गार्बेज कलेक्टर है बट सी शार्प बहुत ज़्यादा मेमोरी लीक करता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी को गार्बेज में कन्वर्ट करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिसएडवांटेजेस। एंड सबसे मेन थिंग, सी शार्प इट्स नॉट अ ओपन सोर्स, इट्स नीड्स द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर टू डेवलप। विजुअल स्टूडियो अगर आपको खरीदना है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट स्टूडेंट वर्जन के लिए एक्सपेंसिव नहीं है। स्टूडेंट वर्जन आपको मिल जाएगा VS कम्युनिटी करके डालिए VS कम्युनिटी 2019, वहाँ पे आपको स्टूडेंट वर्जन मिल जाएगा। इट इज़ फ्री फॉर स्टूडेंट, ओके। बट अगर प्रोफेशनली कोई एप्लीकेशन इसमें बनाना चाहते हो तो अगर आप प्रोफेशनली लेना चाहते हो तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सी शार्प। क्लियर है कंसेप्ट? यस और नो? यस सर। अभी देखिए सी शार्प का कोई भी प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, हर लैंग्वेज के प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने C++ में पढ़ा था, यू नीड टू डिक्लेयर हेडर फाइल्स, यू नीड टू डिक्लेयर क्लास लाइक दिस। वैसे सी शार्प का भी अपना खुद का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अभी ये नेम पेज कंसेप्ट आई थिंक इट इज़ अ न्यू फॉर यू, नेम पेज
है ना, यस और नो? यस सर। हाँ, जावा में जिसको हम पैकेजेस कहते हैं ना, जावा में जिसको पैकेजेस कहते हैं उसमें उसको डॉटनेट में नेम पेज कहते हैं। सो नेम पेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड मेथड्स। जैसे हम एक चीज़ से रिलेटेड क्लासेस एक पैकेज में रखते थे, वैसे यहाँ पे एक नेम पेज बनेगा। पहले एक नेम पेज बनेगा, फिर उससे रिलेटेड क्लासेस, उससे रिलेटेड मेथड उस नेम पेज के अंदर आएंगे। तो बेसिकली नेम पेज इज अ अल्टरनेटिव नेम फॉर पैकेजेस। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? इस यस और नो? सर। हाँ, तो बेसिकली जैसे हम जावा में सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपको सबसे पहले आपके फाइल में नेम पेज डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि कौन से आपको नेम पेजेस वहाँ पे लगने वाले। उसके बाद आपको क्लास डिफाइन करना है। जैसे मैंने बोला इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बेसिकली पहले आपको क्लास बनाना ही पड़ेगा। फिर क्लास के अंदर आपके क्लास की मेथड्स, क्लास के एट्रीब्यूट्स, यानी कि जिसको हम डेटा मेंबर कहते हैं, दैट इज़ एट्रीब्यूट्स। फिर वो हो जाने के बाद फाइनली आपको मेन मेथड लिखना है। मेन मेथड ये भी क्लास के अंदर ही रहेगा, जैसे हम जावा में पढ़ते हैं, जावा में भी मेन मेथड क्लास के अंदर ही होता है, यहाँ पे भी मेन मेथड क्लास के अंदर ही रहेगा। फिर मेन मेथड के अंदर आपको आप आपके स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कमेंट दे सकते हो। दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ योर सी शार्प। ओके, नाउ गोइंग टू स्टार्ट वेरिएबल। इट इज़, जैसे आपको हर एक को पता व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ बेसिकली नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये हम सी से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सी से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जिसको सी प्लस प्लस एंड जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करते आता है, वो सी शार्प में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है। सिर्फ एक बात मैं यहाँ पे नोटिस आपको करके देना चाहता हूँ, सिंटैक्स की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर लिस्ट, मतलब टाइप, जहाँ पे हम सी प्लस प्लस और जावा में पूरा नाम लिखते थे डेटा टाइप, डेटा टाइप, सी शार्प या फिर डॉटनेट में उसको सिर्फ टाइप कहते हैं। तो जहाँ पे मैं बोलूँगा ना टाइप, उसका मतलब है डेटा टाइप। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, यस और नो? यस सर। यस। यस जहाँ सर। जहाँ पे टाइप लिखा होगा सिंटैक्स में, इसका मतलब आपको वहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करना है। तो सिंटैक्स वही है, कुछ भी अलग नहीं है। हाउ कैन यू डिक्लेयर ए वेरिएबल? टाइप वेरिएबल लिस्ट, मतलब मल्टीपल वेरिएबल होंगे इसलिए वेरिएबल लिस्ट। सो इंटीजर आई कॉमा जे, डबल डी, फ्लोट एफ, कैरेक्टर, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप सी शार्प में वेरिएबल बना सकते हैं। सी शार्प में वेरिएबल बनाने के रूल्स बेसिकली वही है, जैसे वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट ओनली, इट कांट स्टार्ट विथ डिजिट, जो पहले हमने देखे। वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड एंड वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी कंटेन रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड हम वेरिएबल के नेम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। स्पेस अलाउड नहीं है। नंबर से शुरुआत नहीं करेंगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ओके, लाइक दिस। रूल्स भूले नहीं ना, वेरिएबल्स के रूल्स भूले क्या आप लोग? नहीं ना? नो सर। नाउ सी शार्प में कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं, जिसको अभी मैं समझने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप्स लिखा है, बट इट्स कॉल्ड एज टाइप्स ऑल्सो। तो सी शार्प में बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन उनका करें तो बेसिकली 3 टाइप में क्लासिफिकेशन होता है। उसमें वैल्यू डेटा टाइप, जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू आती है। रेफरेंस डेटा टाइप, जिसमें वैल्यू नहीं रहता, रेफरेंस रहता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, लाइक दिस। ओके, और पॉइंटर डेटा टाइप, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंटर डेटा टाइप है ही नहीं, बस सिर्फ पॉइंटर वहाँ पे आपको एक्सटर्नली मिलेगा, इंटरनली पॉइंटर वहाँ पे है। अगर हम वैल्यू टाइप्स को वहाँ पे आगे क्लासिफिकेशन करें तो इसमें प्री डिफाइन, जिसको हम स्टैंडर्ड डेटा टाइप कहते हैं या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप कहते हैं, वो वहाँ पे आते हैं। और यूज़र डिफाइन के अंदर एनुमरेशन और स्ट्रक्चर, जो हमने सी प्लस प्लस में देखा है ना, वो भी इसमें अवेलेबल है, बट हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डबल, ये जो डाटा टाइप्स है वो प्री डिफाइन के अंदर आते हैं, वो प्री डिफाइन के अंदर आते हैं। और अगर हम रेफरेंस टाइप की बात करें तो रेफरेंस टाइप में प्री डिफाइन में आता है ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रिंग, और यूजर डिफाइन में आता है क्लासेस एंड इंटरफेसेस, लाइक दिस। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा टाइप्स इन सी शार्प। तो सी शार्प में किस तरीके से डेटा टाइप यूज होते हैं, ये इसका बेसिकली डायग्राम है। अभी ये जो वैल्यू टाइप है, जो डायग्राम में हमने पढ़ा, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। वैल्यू में क्या है, जैसे मैंने बोला कि 2 टाइप्स होते हैं। प्री डिफाइन के अंदर इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डबल, लाइक दिस। यूजर डिफाइन के अंदर स्ट्रक्चर, एन्यूमरेशन, सी दिस। अभी ये जो डिटेल में वैल्यू टाइप में डिटेल डाटा टाइप्स क्या क्या है, बेसिकली दिस इज अ लिस्ट। कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी साइज, उसका रेंज। साइन क्या 1 बाइट मेमोरी साइज, उसकी रेंज। अनसाइन क्या
1 बाइट, लेकिन उसका जो आस्की वैल्यू है वो माइनस में नहीं होगा। शॉर्ट, जो हम C++ में इंटीजर लिखते हैं यहाँ पे उसको शॉर्ट कहते हैं, है ना। बेसिकली उसका जो रेंज है वो इसमें शॉर्ट वेरिएबल में रेंज उतनी मिल जाती है जितनी C++ में इंटीजर के लिए मिलती है। साइन शॉर्ट, साइन शॉर्ट एंड शॉर्ट इज द सेम लाइक। अनसाइन शॉर्ट, जिसको हम लॉन्ग के यहाँ पे अनसाइन मतलब क्या, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है, निगेटिव नहीं रख सकते आप। फिर अपन इंटीजर की तरफ जाते हैं। इंटीजर रिक्वायर्ड 4 बाइट्स ईयर, जैसे जावा में था, और उसकी मेमोरी देखिए, उसकी रेंज देखिए, ये एक्चुअली प्लस होना -1 और ये प्लस है एक्चुअली, है ना। एक जगह पे प्लस है, गलती से माइनस आ गया, सो प्लस। साइन इंटीजर सेम, इंटीजर और साइन इंटीजर एक्चुअली सेम होता है। अनसाइन इंटीजर, इसमें पॉजिटिव नंबर रहेंगे, निगेटिव नहीं रहेगा, उसका रेंज। लॉन्ग, लॉन्ग की रेंज देखिए, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा इसको, लॉन्ग की रेंज 8 बाइट्स। लॉन्ग और साइन लॉन्ग सेम है। अनसाइन लॉन्ग, इसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर, और उसकी लास्ट रेंज देखिएगा बहुत ज़्यादा है। फिर फ्लोट 4 बाइट, उसको 1.5 इंटू रेस टू एक्चुअली 10 - 45 लाइक दिस, ये उसका रेंज है डिजिट प्रिसिशन करके। और डबल को 8 बाइट, और इसमें एक और टाइप है डेसिमल। सो डेसिमल के लिए आपको ये उसका है 28 डिजिट प्रेसिशन है, 16 बाइट का नंबर लगता है। ओके, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो पॉइंटेड नंबर। ओके, सो लाइक दिस, ये डाटा टाइप C# में वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। रेफरेंस टाइप में जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग होते हैं, और उसमें यूज़र डिफाइंड टाइप में क्लासेस एंड इंटरफेस होते हैं। और पॉइंटर डेटा टाइप अगर हम यहाँ पे बात करें C# के अंदर, तो जो 2 सिंबल हम C++ में पढ़े थे, C में पढ़े थे, एम्परसेंड साइन एंड एस्ट्रिक साइन, याद आ रहा है ना सबको कि नहीं, जिसको हम C++ के अंदर, हाँ, जिसको हम C++ के अंदर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, एंड इट इज़ अ वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर, वहाँ पे हम यूज़ करते थे उसको। इनडायरेक्शन ऑपरेटर C# में उसका नाम रहेगा इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जो कि एक एड्रेस उसको दिया जाएगा और उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू उसको ये पॉइंट करता है। तो बेसिकली दीज आर द पॉइंटर डेटा टाइप्स। ओके, अब C# में कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसको सीखने के पहले आज मैं यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूँगा, और कल मैं आपको पहले प्रैक्टिकल के